उत्तर प्रदेश विधानसभा के अलावा 2 और राज्य यानी कि 3 राज्यों में दोपहर बाद मतदान जोर पकड़ रहा है और ये मतदान काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अब मतदान ने काफी तेजी पकड़ ली। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर में 1 बजे तक 39.07% वोटिंग हो चुकी है और ये काफी अच्छे संकेत हैं मतदान के मद्देनजर। सहारनपुर मुरादाबाद में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है, जहां अब तक 42% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। उत्तराखंड में 35.21% वोट 1 बजे तक पड़े और दिन चढ़ने के बाद भारी संख्या में उत्तराखंड में मतदाता निकले। 44.62% गोवा में 1 बजे तक मतदान हुआ है और दूसरे दौर में 39% से ज्यादा। सहारनपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 1 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, यानी कि 1 घंटे पहले के 42.44%, बिजनौर में 38.64%, मुरादाबाद में 42.28%। तो ये मतदान का प्रतिशत बताता है कि मतदाता जो हैं वो भारी तादाद में निकल रहे हैं। संभल 38.01%। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली मंडलों की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में इन 55 में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां 11 में से जो 7 सीटें थी उस पर बीजेपी को झटका लगा था और इन 7 सीटों पर विपक्ष ने अपनी जीत हासिल की थी। तो लोकसभा और विधानसभा, आगे आंकड़े भी हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की वोटिंग के बीच तीसरे दौर के लिए प्रचार भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की हुंकार भरी है, कहा इस बार होली हम 10 दिन पहले मनाएंगे। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कयामत तक भी साकार नहीं होगा गज़वाए हिंद का सपना। इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करने का एक गंभीर आरोप लगा दिया है। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को, जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। गर्मी निकाल देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। जैसे जैसे दिन चल रहा है, आधा दिन गुजरा है और वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं। रफ्तार काफी तेज हो गई है। क्या स्थिति है, किस तरह से वोटिंग चल रही है, क्या बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी, क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन अब अपना सपना साकार कर पाएंगे? हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा, मिलन शर्मा और कुमार कुणाल। हिमांशु बिजनौर से हैं। हिमांशु, सुन पा रहे हैं आप हमें या फोन पर हैं अभी आप? जी जी सईद, मैं आपकी आवाज को बहुत बुलंदी के साथ सुन पा रहा हूं। आप भी बुलंद रहे हैं हिमांशु। बिजनौर जो है बीजेपी का गढ़ रहा है
वहां पर आप मौजूद हैं। तेज मतदान क्या संकेत देता है? देखिए, बिल्कुल तेज मतदान हो रहा है और ये संकेत साफ है कि त्रिकोणीय लड़ाई जो है बिजनौर में इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है और यही कारण है कि 2007 से 17 तक बिजनौर शहर की सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और इस बार आरएलडी की तरफ से जो नीरज चौधरी हैं वो कड़ी टक्कर तो दे रहे हैं। लेकिन देखना यह है 10 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तब क्या नीरज चौधरी बीजेपी की जो सुची चौधरी हैं उनको हरा पाएंगे, क्योंकि बिजनौर के अंदर कहीं ना कहीं ये ट्रेंड है कि जिनकी सरकारें होती हैं उनको ज्यादा समर्थन जो है बिजनौर से मिलता है। चाहे आप 2007 में देखें, 12 में देखें या 17 में देखें। 17 के अंदर बीजेपी 6 सीटों पे काबिज थी, 8 में से एक उपचुनाव हुआ, वो हार गए। वर्तमान में बीजेपी के पास 5 विधायक हैं और 3 विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन लड़ाई इस बार गठबंधन के साथ है और गठबंधन जो है किसानों के मुद्दे को लेकर, साथ ही साथ जाटों के आरक्षण को लेकर और शिक्षा और महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो है कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और सुशासन को मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, बयानों का यहां पर बहुत असर देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बयान दोनों पक्षों से दिए गए हैं वो बयान कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों पर हावी हो गए हैं और विकास कहीं शायद बिजनौर से बहुत पीछे छूट गया है। दिल्ली से शुरू होता है और मेरठ आते आते शायद बिजनौर के अंदर विकास की जो गाथा है वो रुक जाती है। सही, ठीक है हिमांशु। मिलन, कुणाल आपके पास आए, उससे पहले मिलन के पास देवबंद लिए चलते हैं। मिलन, देवबंद में आप मौजूद हैं और देवबंद से एक ऐसी खबर है जो लगता है कि देश में शायद पहली बार हम लोगों ने सुनी। एक सांसद, एक घर का, उनकी पत्नी सांसद, उसी घर की, उनका बेटा जो है वो विधायक। हम बात कर रहे हैं आजम खान की। तो ये इस तरह की वहां स्थिति है और ऐसे में चुनाव हो रहा है, आजम खान सांसद होते हुए विधायकी लड़ रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, अब्दुल्ला आजम मतदान के लिए निकल रहे हैं। वो गाड़ी जो है जी देखिए, बिल्कुल इसी वक्त जब हम बात कर रहे थे सईद, अब्दुल्ला आजम खान अभी निकले हैं बस वोटिंग करने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर और यहाँ पर थोड़े लोग जमा हो गए थे उनको देखने के लिए। लेकिन उनसे बातचीत में हमने पूछा कि आजम खान इस वक्त जेल में हैं तो क्या ये चुनाव उनके लिए भी अलग रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको आदत है अपने पिता के साथ पूरी जो पोल स्ट्रैटेजी है बनाने का और तमाम चीजें हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि आजम खान जेल में है ये सब उन्होंने अकेले ही संभाला और वो ये भी बता रहे थे कि उन्हें आपत्ति है इस बात से कि आजम खान अभी भी जेल में हैं। वो खुद 23 महीने जेल रहकर आए। लोगों में पूछा जाए तो कहते सहानुभूति है आजम खान को लेकर, क्योंकि लखीमपुर खेरी का मामला उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि वहां पर मिलन, एक सेकंड हम रोक रहे हैं आपको क्योंकि आपने अब्दुल्ला आजम से बात की है। हम जल्दी से अपने दर्शकों को वो बातचीत सुनवा देते हैं, फिर से आएंगे आपके पास। अब्दुल्ला आजम से बात करेंगे, वोट करने जाएंगे। अब्दुल्ला साहब, पहले ये बताइए, 9 बारी विधायक रहने के बाद, एमपी बनने के बाद आजम खान आज जेल में है। पहले से कैसे ये चुनाव आप अलग देख रहे हैं? मैं ये बात जानता हूं कि आवाम, पब्लिक शायद पहले से ज्यादा उनका कॉपरेशन मिल रहा है। पहले से ज्यादा लोग जागरूक हैं, अपने मुद्दों के लिए जागरूक हैं और जिस तरीके से वो इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं वो जिसे हम कह सकते हैं कि एक रिमार्केबल चीज है। लोग अपना जवाब दे रहे हैं, वो जवाब 10 मार्च को अपना असर दिखाएगा। 23 महीने बाद आप जेल में थे, आप भी वापस आए, आजम खान अभी भी जेल में है। क्या देखते हैं कि लोगों की जो हमदर्दी है, सहानुभूति है, वो एक बड़ा वोट का मुद्दा होगा या किस तरीके से लोग आपको बता रहे हैं? हूँ कि एक यूनिवर्सिटी बनाने वाला शख्स भैंस चोरी, बकरी चोरी के मुकदमों में 2 साल से जेल में है और 4 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देने वाले लोग 4 महीने में ही बेल पर बाहर आ गए हैं। मैं ये जानता हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री आजम खान इस समय जेल में हैं। ऐसे में उनका परिवार उनके लिए मैदान में है। क्या कुछ कह रहा है परिवार?
अवाम हमेशा से उनके साथ थी और अब भी है, अब और ज्यादा है। उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, उनसे जो विपक्ष में थे वो भी अब आजम साहब को ही वोट दे रहे हैं। जनता से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, जनता सब कुछ जानती है। मैंने अभी बताया तो है कि जनता को मालूम है कि मुझे किसे वोट करना है। महिलाओं या हिंदू महिलाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें हर वर्ग का वोट मिल रहा है। आजम खान साहब 40 साल पुराने सियासतदार हैं और रामपुर की आवाम ने उनको चुना है 40 साल से। रामपुर की आवाम उनसे मोहब्बत करती है, तो इससे जाहिर होता है कि रामपुर की आवाम, रामपुर के लोग ही नहीं, आसपास के लोग भी हम लोगों के साथ हैं। यहाँ की लड़ाई जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन से है। जिस तरीके से जो एक माहौल 2 साल पहले बनाया गया था यहाँ पे कि रातों में लोगों के घर में घुस के पुलिस पकड़ती थी, लोग सो रहे हैं उनको खींचते हुए लेके जाते, तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छी बात तो नहीं है जिस तरीके का एक माहौल यहाँ पे बनाया गया था। 2 साल से जेल में है आजम खान और जेल से ही इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी टिकट पर। अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया है। सहारनपुर ले चलते हैं। कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। कुणाल, सहारनपुर देहात की सीटों पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है और बीजेपी ने तो एक सामान्य सहारनपुर देहात से ही एक सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार को उतार दिया है। किस तरह का मतदान चल रहा है और इसके क्या संकेत और ये क्या बात हुई? देखिए, सहारनपुर जो है वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की शुरुआत है, यानी उत्तराखंड की सीमा खत्म होती है, उत्तर प्रदेश शुरू होता है और जो पहला नंबर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी सहारनपुर में भी आती है। और इसलिए ये रोचक है जो आपने जिक्र किया कि एक सामान्य सीट से एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उतारना, दलित उम्मीदवार को उतारना बीजेपी के लिए एक बड़ा कदम, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी को माना जाता है कि उच्च जातियों के वोट बैंक के आधार पर बीजेपी जीतती है। लेकिन इस इलाके के समीकरण इस तरह हैं कि जाटव वोटों का बहुत ज्यादा यहाँ पर असर है। यहीं से चंद्रशेखर आजाद आते हैं, इसलिए कई पार्टियों से टूट फूट भी हुई चुनाव से ठीक पहले। आपको याद होगा जो बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं वो कभी बीएसपी में हुआ करते थे। उसके अलावा जो इमरान मसूद है वो कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी गए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। मंत्री थे बीजेपी की सरकार में धर्म सिंह सैनी, उन्होंने बीजेपी छोड़ी, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से पूरा सियासी जो जगल कहिए, एक तरीके से आपस में तो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, उसको भी मतदाता यहाँ परख रहा है। आज जब वोटिंग चल रही है, हमारे पीछे हम अपनी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सहारनपुर देहात का ही इलाका है जहाँ पर वोटिंग दोपहर के बाद शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में दोनों जगह तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं। अभी केवल ये सहारनपुर के इस सीट की बात नहीं है, अभी हम थोड़ी देर पहले देवबंद में थे। देवबंद माना जाता है कई सारे संस्थान हैं, इस्लामिक संस्थान भी वहां पर हैं, उसकी अपनी एक अलग जगह है। वहां पर भी लगातार बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, यहाँ तक कि बुजुर्ग वो निकल करके आ रहे थे वोट डालने के लिए। तो ये सहारनपुर न सिर्फ पहला एक इलाका है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा जहां से शुरू होती है, बल्कि कई मायनों में यहाँ से जो नतीजे आएंगे वो आगे की सियासी परिभाषाओं को बदलने के लिए भी मानक साबित हो सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ के राजेंद्र पार्क से होशियारपुर जाने की परमिशन नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीवीआईपी मूवमेंट के कारण चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को रुकने के लिए कहा गया और चन्नी को होशियारपुर में राहुल गांधी के साथ चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, शामिल होना था। चन्नी का आरोप है कि राजनीति के चलते मुख्यमंत्री चन्नी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन होने के बावजूद उड़ने की अनुमति ही नहीं दी गई, यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ने ही नहीं दिया गया, तो आप लैंडिंग कैसे करेंगे? तो पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी ने ये आरोप लगाया। चन्नी ने क्या कहा, सुनिए। 6 बजे की हेलीकॉप्टर की टेकिंग ऑफ परमिशन के बावजूद तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं चरणजीत चन्नी को इंतजार करते हुए। हेलीकॉप्टर में भी बैठे रहे, उतरकर बाहर पर भी आ गए हैं और अभी भी लग रहा है कि इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसा है कि आज होशियारपुर में रैली थी, मैंने यहाँ से चंडीगढ़ से 11 बजे उड़ान भरनी थी,
लेकिन जब मैं जाकर हेलीकॉप्टर में बैठा, जबकि मेरे पास परमिशन भी थी, वहाँ लैंडिंग की भी परमिशन थी, तो इन्होंने मुझे रोक दिया कि जी आप अभी उड़ नहीं सकते, आगे से क्लीयरेंस नहीं हो रही है। तो मैं 11 बजे से अब 1:30 बज गया है, 2.5 घंटे से ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ हूँ खाली, और क्लीयरेंस नहीं दे रहे। और ये मतलब प्रचार रोकना ये ज्यादा अच्छी बात नहीं। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई राजनीति है? वजह ये दी जा रही है दरअसल कि प्रधानमंत्री ने यूपी से, कानपुर से यहाँ पर आना था, तो उसकी वजह से नो फ्लाई जोन बना दिया गया एरिया को। ये नो फ्लाई जोन, अब मुख्यमंत्री भी अपने आप में मुख्यमंत्री होता है स्टेट का, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है, उनका भी जहाज उतरने दो, मेरा हेलीकॉप्टर भी उतरने दो। अब मेरे हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। सीएम साहब, इसके लिए जो प्रक्रिया है, परमिशन आप लोगों ने ली थी? हमने 11 बजे की यहाँ से उड़ने की और वहाँ उतरने की परमिशन हमारे पास है, तो ये अचानक कैंसिल करना सही नहीं है। तो राहुल गांधी जी फिलहाल रैलियां कर रहे हैं, होशियारपुर में उनकी रैली हो चुकी है। मैंने वहाँ जाना था ना, मैंने वहाँ बोलना था, तो मुझे रोक दिया गया है। कोई बात नहीं, अभी मैंने इसके बाद सुजानपुर जाना है, वहाँ की भी क्लियरेंस नहीं हो रही, तो ऐसे कोई बात नहीं, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लूंगा, लोग मुझे जानते हैं और मेरी सुनते हैं। लेकिन ये राजनीति में कोई अच्छा रुझान नहीं है जो हो रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में जब प्रचार की ज्यादा जरूरत होती है तो इस तरह की कोई टैक्टिक्स की गई है कि आप यहीं पे फंसे रह जाएं? ये तो साफ है। अब मैंने जाना था, वो मुझे कह रहे हैं 1 घंटे में मिल जाएगी, 1 घंटे में मिल जाएगी, 2.5 घंटे लगा दिए हैं। 2.5 घंटे में गाड़ी में चला जाता, अगर मुझे कल ही परमिशन ना देते तो मैं सुबह गाड़ी में पहुंच जाना था वहां, लेकिन ये गलत है। ये पंजाब में चुनावी घमासान काफी तेज है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तू मैं अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। केजरीवाल आप भगवंत मान नूं धूरी तो हरा रहा है। ਅੱਜ मैं ਧੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਓ। भगवंत मान 20,000 तो उतो हार। चन्नी साहब तो देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, वो सुबह से शाम तक वो केवल मेरे को ही गालियां देते हैं। आजकल वो रात को सो भी नहीं पा रहे। वो रात को सोते हैं, आंख बंद करते हैं, जैसी आंख बंद करते हैं उनके सपने में मैं भूत की तरह आता हूँ और फिर वो एकदम से अचानक डर के उठ जाते हैं। जितने पंजाब को लूटने वाले आगू हैं जो आज तक लूट रहे थे, उनके सारों के सपने में आने लगा हूं आजकल मैं, और वो पूरी पूरी रात नहीं सो पा रहे। जिस किस्म के बयान चन्नी साहब कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि काफी दिनों से सोए नहीं है, काफी दिनों से उनको आराम की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो बेतुके बयान 24 घंटे मेरे खिलाफ करते रहते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, तो उधर होशियारपुर की रैली में राहुल गांधी ने हमलों की बौछार कर दी। हम जानते हैं पंजाब में शांति किस प्रकार से लाई जाती है। हम जानते हैं कि पंजाब में सबको लेकर प्यार के साथ काम करना पड़ता है। हम जानते हैं, गहराई से समझते इस बात। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब नहीं मालूम, पंजाब को नहीं समझते हैं। वो पंजाब को संभाल नहीं सकते, उनको आता ही नहीं है। पंजाब को कांग्रेस पार्टी संभाल सकती है। पंजाब में शांति कांग्रेस पार्टी मेंटेन कर सकती है। हम जानते करना और अब करके दिखाएं। प्रियंका गांधी आई, केवल मेरे को गालियां दे रही थी। ऐसे लगता है जैसे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होके एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही इनकी शब्दावली है सबकी। ये सारे ऐसे लगता है इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके ये हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। ये आम आदमी पार्टी को नहीं, ये पंजाब को हराना चाहती हैं। ये पार्टियां नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने।
और आइए अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में दिन चढ़ने के साथ भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक उत्तराखंड में 35% वोट डल चुके थे। नैनीताल, देहरादून में जबरदस्त मतदान तेज रहा। इस बार उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, चमोली, खटीमा, उधम सिंह नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में हम जो भी चुनाव में गए हैं, हमने मुद्दा जो जनता के सामने है, एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और दूसरी तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। उत्तराखंड की जनता काम को प्राथमिकता देगी, न कि कारनामों को। ये उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बात की है, और जो कांग्रेस पार्टी ने एक तुष्टीकरण जो हमेशा से उसके डीएनए में जो उसके तुष्टीकरण है, उसको फिर से उत्तराखंड में जो है एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए किया है, यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात की है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी और इस बार करारा जवाब देगी। मैं आश्वस्त हूँ इस बार 60 पार, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार यहाँ के लोग चुनेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद देगी और 60 पार का नारा हमारा पूरा होगा। अब नासमझी में आप कुछ भी मुद्दा उठा लीजिए, ये बताइए, और राज्य का विषय है। हाँ, यदि नरेंद्र मोदी जी का स्थान जो है श्री पुष्कर धामी लेने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपनी बात कह सकते। अदरवाइज जो है, जो जिस गुरु ने उनको पढ़ाया, उस गुरु ने ये नहीं बताया कि कौन सी चीज तुम्हारे अधिकार में, कौन सी तुम्हारे अधिकार में नहीं है। ये राज्य के अधिकार का विषय नहीं है। भाजपा ने अंतिम सहारा, उनके मुख्यमंत्री से लेकर के उनके मंत्रीगण, दूसरे लोग शराब, कुकर, साड़ी आदि बांटते हुए देखे गए हैं और उनके वीडियो वायरल हुए हैं। 12 मेरे पास ऐसे वीडियोज हैं जिनको देखने के बाद मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मैंने आक्रोश में एक भी पोस्ट भी डाली। और मैं समझता हूं कि यदि इलेक्शन कमीशन ठीक से संज्ञान लेगा तो इनके वो 12 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आइए सीधे उत्तराखंड के खटीमा आपको लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता श्वेता झा खटीमा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र, श्वेता, जहां पर आप मौजूद हैं। बीजेपी ने कई मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद धामी साहब को बनाया, कम समय उन्हें मिला। उत्तराखंड का इतिहास भी कि एक ही पार्टी को दोबारा नहीं वो लाती है सत्ता में। क्या देख रही हैं आप खटीमा में? बिल्कुल सही जी। मैं आपको बता दूं, खटीमा में खास करके जैसा आपने बताया कि खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला है यहाँ पर, हालांकि वो बहुत ही आश्वस्त, सुबह सुबह हमने उनसे बात की जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे, वोट डालने के लिए निकल रहे थे, तो काफी आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर। लेकिन ये बात समझनी होगी कि उनके लिए डबल चुनौती है। खटीमा एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर जहां पर सबसे कम है वोटर्स की संख्या की बात अगर यहाँ करें तो 1,19,680 के आसपास यहाँ पर मात्र वोटर्स हैं। तो कम वोटर्स हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा फाइट जो है काफी टफ रहती है। तो एक तो अपनी सीट को बचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है खुद उनके सामने, यानी सीएम के सामने, और दूसरा कि बीजेपी को भारी बहुमत से पूरे उत्तराखंड में जिताना, ये दूसरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वो भी एक ऐसे सिपाही के कंधे पर बीजेपी ने दे दिया जिसको 1 साल का भी पूरा तरीके से काम करने का मौका नहीं मिला। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त खुद दूसरे मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर सत्ता संभाली, लेकिन जब ऐन चुनाव का वक्त आया तो सब कुछ पुष्कर सिंह धामी के हवाले कर दिया गया। ऐसे में मैंने सवाल भी किया था उनसे कि क्या आपको संकट मोचक की भूमिका में यहाँ पर बीजेपी देख रही है, तो खैर वो तो मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और हम जरूर जीतेंगे, और तमाम तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन यहाँ पर जहां खटीमा की अगर मैं बात करूं तो सुबह से ही, और आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, सुबह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, तमाम वोटर्स घर से निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ये हमने सुबह से यहाँ नजारा देखा। धूप खिली हुई है, मौसम साफ है, लेकिन राजनीतिक मिजाज जो है यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार बहुत ही दिलचस्प है यहाँ का चुनाव, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस बार है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, और कर्नल कोटियाल के नाम पर इस बार जो है आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। अगर कुछ सीटें भी आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो हो सकता है कि सत्ता की चाबी हो सकता है उनके पास आए, या फिर किंग मेकर की भूमिका में वो आ सकती है।